नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश में जिन लोगों को कृषि उपयोग के लिए जमीन पट्टे पर दी गई है और स्वामित्व मिल चुका है, अब वो जमीन बेच सकेंगे और इस पर पिछले 12 साल से रोक लगी थी। हालांकि विशेष परिस्थितियों में कलेक्टर की अनुमति से जमीन बेची जा सकती है, लेकिन अब इसकी अनिवार्यता समाप्त की जा रही है और राज्य कैबिनेट मंगलवार को होने वाली बैठक में राजस्व विभाग के इस प्रस्ताव पर फैसला लेगा। और मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि राजस्व विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक जिन लोगों को कृषि उपयोग के लिए सरकारी जमीन पट्टे पर दी गई है, इसका स्वामित्व मिले 10 साल हो गए और उन्हें अब जमीन बेचने का अधिकार दिया जा रहा है। और इसके लिए मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में संशोधन करने के लिए कैबिनेट मंजूरी देगी। और प्रस्ताव के मुताबिक जो व्यक्ति पट्टे की जमीन खरीदेगा उसे बाजार दर के हिसाब से 50% राशि सरकार के खजाने में जमा करनी होगी। और इसके अलावा जो जमीन पहले बेच दी गई है लेकिन उसे मान्यता नहीं दी गई है, उसका 50% सरकारी खजाने में जमा करके मान्य करा सकते हैं। और बैठक में माइनर माइनिंग के अवैध उत्खनन रोकने के अधिकार राजस्व निरीक्षकों से वापस लेकर खनिज विभाग को सौंपने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। और राज्य के आगर, शाजापुर और नीमच जिले में प्रस्तावित सौर ऊर्जा पार्कों से उत्पादित सौर ऊर्जा में से 1307 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा खरीदी जाएगी और टेंडर प्रक्रिया से जो दर प्राप्त होगी उसके आधार पर बिजली खरीदी जाएगी। और वहीं क्रय की जाने वाली बिजली के भुगतान की सुनिश्चितता के लिए सरकार तीसरी गारंटर बनेगी। और नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा विभाग के इस प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में विस्तार किया जाएगा। भोपाल इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के 24 घंटे में ही पुलिस मुख्यालय ने ड्राफ्ट बनाकर गृह विभाग को भेज दिया और माना जा रहा है कि पीएचक्यू जल्द ही नए सिस्टम को अस्तित्व में लाना चाहता है। और यही कारण है कि आला अफसर सोमवार को प्रस्ताव को अंतिम रूप देने की कवायद करते रहे। और वहीं आपको बता दें कि नए सेटअप में अधिकार और मेट्रोपॉलिटन एरिया तय राज्य कैबिनेट करेगी। और मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि इससे पहले 2016 में पुलिस मुख्यालय ने प्रस्ताव तैयार कर राज्य शासन को भेजा था, लेकिन उसमें नए सेटअप पर ज्यादा फोकस नहीं किया गया और उसमें भोपाल और इंदौर का मेट्रोपॉलिटन एरिया नोटिफाइड करने के प्रस्ताव को प्राथमिकता दी गई थी। और उस समय हाई पावर कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री की सैद्धांतिक सहमति मिलने बाद पीएचक्यू ने ड्राफ्ट तैयार कर गृह विभाग को भेजा था और बावजूद मुख्यमंत्री सचिवालय में प्रस्ताव अटक गया था। और इधर पीएचक्यू सूत्रों ने दावा किया है कि इस बार मुख्यमंत्री की घोषणा होते ही पीएचक्यू ने नए सेटअप के लिए फाइल तैयार करने की कवायद शुरू कर दी और सोमवार सुबह शासन ने पीएचक्यू से प्रस्ताव मांगा था। और वहीं बताया जा रहा है कि पूर्व में भेजे गए प्रस्ताव में आंशिक बदलाव के साथ नया ड्राफ्ट प्रस्तावित किया जा रहा है। और पुलिस मुख्यालय से मांगे गए प्रस्ताव के मुताबिक शहर और ग्रामीण इलाके की सीमाएं शासन स्तर पर तय होंगी और इसके हिसाब से ही शहरी और ग्रामीण थाने तय होंगे और ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद व्यवस्था ही लागू रहेगी, जबकि शहरी क्षेत्र में कानून व्यवस्था पुलिस कमिश्नर सिस्टम के हिसाब से लागू होगी। भोपाल और इंदौर का कमिश्नर एडीजी या आईजी रैंक का अफसर होगा और इस पर अंतिम निर्णय कैबिनेट में होगा। और वहीं पीएचक्यू से प्रस्ताव मिलने के बाद अब गृह विभाग बारीकी से परीक्षण करेगा और इसके बाद मुख्य सचिव प्रस्ताव को निर्णय के लिए कैबिनेट में भेजेंगे और इससे पहले अलग अलग विभागों से संबंधित अधिकारों के प्रतियोजन करने के लिए अलग अलग अधिसूचनाओं का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। और वहीं कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को छत्तीसगढ़ के हवाई अड्डे पर कोरोना की जांच से नहीं गुजरना होगा और राज्य सरकार ने कोरोना जांच की अनिवार्यता को खत्म कर दिया और टीकाकरण नहीं कराए लोगों को 96 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव जांच रिपोर्ट लाने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है। और कोरोना का प्रकोप कम होने के बाद राज्य सरकार ने जांच के प्रक्रिया से लोगों को राहत दी और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने सभी संभाग आयुक्तों और पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को नया निर्देश पत्र जारी किया और इसमें कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास कोविड-19 टीकाकरण के 2 डोज पूर्ण होने का प्रमाण पत्र, उन्हें आरटी-पीसीआर जांच की अनिवार्यता से मुक्त रखा जाएगा।
हालांकि सरकार के आदेश में भी इसे लेकर ज्यादा कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है और बाकी यात्रियों के लिए भी 96 घंटे पहले की नेगेटिव आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता भी खत्म की जाती है और हवाई अड्डों पर कोरोना नियमों का पालन अब भी जरूरी होगा। और इससे पहले सरकार ने अगस्त 2021 में हवाई अड्डों पर दूसरे प्रदेशों से आ रहे यात्रियों के लिए कोरोना जांच अनिवार्य कर दिया था और राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ आ रहे यात्रियों के लिए रेल मंत्रालय का नियम लागू करने पर जोर दिया है और सामान्य प्रशासन विभाग ने स्थानीय प्रशासन से कोविड सुरक्षा नियमों का पालन करने को कहा है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अनूठा आयोजन हो रहा है और आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित और भैरव अष्टमी के पावन पर्व पर 9 दिवसीय जल कल्याण महोत्सव बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में किया जा रहा है और आयोजन में 20 राज्यों के 150 शहर गांव के लोग शामिल हुए और डॉक्टर वसंत विजय महाराज के मार्गदर्शन में यहां सैकड़ों भक्त लाभ उठा रहे और खास है कि यहां अयोध्या के श्री राम मंदिर की प्रतिकृति, देश विदेश के 51 शक्तिपीठ और भैरव जी के 21 फीट ऊंची प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है और परिसर में अयोध्या के श्री राम मंदिर, 51 शक्तिपीठ और भैरव जी की 31 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण बंगाल से आए 40 कारीगरों ने किया है और उन्होंने 8 नवंबर से लेकर 18 नवंबर के बीच काम कर इन्हें बनाया और इनके निर्माण में मिट्टी, कपड़ा, लकड़ी, लोहा, प्राकृतिक रंग, लाइटिंग, थर्माकोल जैसी चीजों का इस्तेमाल किया गया और यहाँ बना राम मंदिर 75 फीट ऊंचा, 100 फीट लंबा और 60 फीट चौड़ा है और इसमें 108 स्तंभ लगे हैं जिस पर अद्भुत नक्काशी भी की गई है और साथ ही मंदिर में राम भगवान समेत 11 देवी देवताओं की प्रतिमा विराजमान की गई है और अयोध्या से रामलला की प्रतिमा, राम की पादुका, जन्मभूमि की मिट्टी और ध्वजा यहाँ लगाकर विराजित की गई और सोमिल कोठारी में बताया कि आयोजन के लिए अहमदाबाद से विशेष रूप से 20 कलाकारों को बुलवाया गया जो यहाँ रोजाना परिसर के अंदर और बाहर अद्भुत रंगोली बनाते और पूरे 9 दिनों तक वे लोग यहाँ रंगोली बनाने के साथ ही 2000 दीपक यहाँ रोज लगाएंगे और इसके अलावा यहाँ आए सैकड़ों भक्तों के रहने, खाने और जब तब की भी निःशुल्क व्यवस्था की गई है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने सोमवार को सहारा इंडिया कंपनी के खिलाफ रायपुर में प्रदर्शन में किया और जंकाज के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी की अगुवाई में बूढ़ापारा धरना स्थल पर इकट्ठा हुए हजारों लोगों ने रैली निकाली और प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री निवास जाना चाहते थे और पुलिस ने उन्हें रोक लिया तो सभी ने सड़क पर ही धरना दे दिया और इससे पहले धरना स्थल पर हुई सभा में अमित जोगी ने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले चीट फंड कंपनियों में डूबे निवेशकों का पैसा वापस दिलाने का वादा किया था और अब सरकार के 3 साल होने के बाद भी इस दिशा में कोई निर्णय नहीं हो रहा है और उन्होंने सरकार पर निवेशकों के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाया और अमित जोगी ने कहा कि सरकार सहारा कंपनी से निवेशकों को जमा राशि वापस नहीं दिलाती है तो सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे और उनकी पार्टी विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लाएगी और विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गरीबों का एक भी पैसा डूबने नहीं दिया जाएगा और रायपुर जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश देवागन ने कहा कि जब तक सरकार सहारा कंपनी से जमा राशि वापस नहीं दिलाती तब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे और सहारा से गरीबों का जमा राशि लेकर ही रहेंगे और प्रदर्शन में एवेज देवांगन, डॉक्टर शकील खान, भीकम देवागन, वेदराम साहू, यशवंत पाटिल, अजीत जोगी और महिला मोर्चा के अध्यक्ष अनामिका पाल, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष उदय चरण बंजारे आदि शामिल हुए और जकांच के नेता भगवानू नायक ने बताया कि रायपुर जिला प्रशासन ने संगठन के नेताओं, निवेशकों के प्रतिनिधियों के साथ सहारा कंपनी के स्थानीय अधिकारी जीवराज सिंह की बैठक कराई और कंपनी अधिकारियों को 5000 निवेशकों का आवेदन सौंपा था और कंपनी ने भरोसा दिलाया है कि इन निवेशकों का पैसा प्राथमिकता के आधार पर वापस कराया जाएगा। ग्वालियर के बदहाल ट्रैफिक अभी तक लोगों की ट्रेन छूटने या फ्लाइट छूटने का कारण बनता था, लेकिन अब तो ये डिलीवरी के भी कारण लगने लगा है और बहोड़ापुर के गणेश मंदिर इलाके में ऐसा जाम लगा कि ऑटो से हॉस्पिटल जा रही प्रेग्नेंट ने 1.5 घंटे तक ट्रैफिक जाम में फंसी रही और ट्रैफिक जाम के कारण एम्बुलेंस में भी उसी तक नहीं आ पा रही थी
और महिला को तेज दर्द हुआ और साथ में जा रही सास और चचिया सास घबरा गई और इसी बीच एक दाई मां फरिश्ता बनकर आई और महिला का सफलतापूर्वक प्रसव करा दिया गया। और ट्रैफिक जाम में गाड़ियों के हॉर्न और शोर के बीच बच्चे की किलकारी गूंज उठी और जब जाम खुला तो परिजन महिला और उसके नवजात बेटे को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे और डॉक्टर ने बच्चे और मां दोनों के स्वस्थ होने की बात कही और अब सब उस बच्चे को प्यार से ओटो कहकर पुकार रहे हैं। और करीब 1.5 घंटे तक बाहोड़ा के गणेश मंदिर से सड़क पर जाम लगा और लोग बेहाल हुए, यहां तक कि प्रसव तक कराना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी पुलिस और ट्रैफिक अमला कहीं नजर नहीं आया और ऐसे में प्रसव के दौरान महिला या बच्चे को कुछ हो जाता तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता। देहात क्षेत्र के महिला सराय में हुए विवाह समारोह में वर पक्ष और वधु पक्ष आमने सामने हो गए और बात यहां तक पहुंच गई कि दुल्हन की विदाई तक अटक गई और आरोप था कि वर पक्ष ने ललितपुर से आए दुल्हन के परिवार और रिश्तेदारों के स्वागत सत्कार में कमी कर दी और यहां तक कि उनके रुकने की व्यवस्था तक नहीं की गई। और इसी से गुस्साए दुल्हन के परिवार वालों ने शादी के बाद बेटी को विदा करने से मना कर दिया और मामला पुलिस तक पहुंचा और काफी जद्दोजहद के बाद टीआई ने थाने से दुल्हन की विदाई करवाई। और जहाल करोनी बीटीआई के पीछे रहने वाले जोशी परिवार के संजय जोशी का विवाह ललितपुर की रहने वाली युवती से तय हुआ था और दोनों के बीच तय हुआ कि वधु पक्ष विवाह करने शिवपुरी आएगा और व्यवस्था वर पक्ष करेगा। और इसके बाद रविवार को विवाह कार्यक्रम शुरू हुआ और शाम तक ललितपुर निवासी वधु पक्ष 200 लोगों को लेकर शिवपुर आ गए, लेकिन वर पक्ष ने वधु पक्ष के ठहरने का उचित इंतजाम नहीं किया और इसे लेकर पहले दोनों पक्षों में टन गई और इसके बाद स्वागत सत्कार को लेकर भी विवाद हुआ। और देहात थाना टीआई विकास यादव का कहना है कि दोनों पक्षों के रिश्तेदारों में शराब पीने के बाद कहासुनी हो गई। जैसे तैसे रात को मामला सुलझाया गया और सुबह दोनों पक्ष फिर से आ गए और लड़की वाले विदा करने से मना करने लगे और काफी प्रयास के बाद दोनों पक्षों में राजीनामा हुआ और आखिर में थाने से ही विदाई करवाई गई। बिलासपुर में 7 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया और बच्ची गांव के बाजार गई थी। तभी आरोपी युवक उसे अपने साथ सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ अनाचार किया गया और पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया और मामला हेरी थाना क्षेत्र का है और इस इलाके के गांव की रहने वाली 7 वर्षीय बच्ची दूसरी कक्षा में पढ़ती और रविवार की शाम ये खेलते खेलते गांव के बाहर लगने वाले बाजार पहुंच गई थी और यहां उसे गांव के ही युवक भोलाराम निषाद 22 साल ने देखा और उसे बहलाकर अपने साथ ले गया और घटना देर शाम की है और भोलाराम उसे मंदिर के पास सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ जबरिया दुष्कर्म किया गया और उसने इस घटना की जानकारी किसी और को नहीं देने की भी धमकी दी और युवक के चंगुल से छूटकर बच्ची रोते हुए अपने घर पहुंची और उसने अपनी मां को इसके बारे में बताया और परिजन रात में ही उसे लेकर थाना पहुंचे और थाना प्रभारी शांत कुमार साहू ने बच्ची से पूछताछ करने के बाद तत्काल आरोपी युवक भोलाराम की खोजबीन शुरू कर दी और वो घर से गायब था और उसकी तलाश कर पुलिस ने उसे गाँव से ही पकड़ लिया और आरोपी युवक के खिलाफ अपराध दर्ज कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने बताया कि गांव में रहने वाली बच्ची के माता पिता रोज ही मजदूरी करते और बच्ची खेलते हुए बाजार की तरफ चली गई थी और इस बीच बच्ची को गायब देखकर परिजन उसकी खोजबीन कर रहे थे और रात में वो घर आई तब रोने लगी। उसने अपनी मां को इस घटना की जानकारी दी। बिलासपुर में जमीन का बंटवारा नहीं देने पर दामाद ने अपने ससुर की पिटाई करते हुए उसकी बाइक और मोबाइल लूट लिया और पहले तो पुलिस को अधेड़ ग्रामीण की बात पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब मामले की जांच की गई तब सच्चाई सामने आई और पुलिस ने आरोपी दामाद और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया और मामला हिर्री थाना क्षेत्र के बेलमुंडी गाँव की है और पुलिस के अनुसार गाँव में रहने वाला शिव कुमार कौशिक खेती किसानी करता है और शनिवार को वो सब्जी लेने के लिए अपनी बाइक से ग्राम अमोरा के बाजार गया था और सब्जी लेकर लौटते समय रात में सकरी खार के पास 2 युवकों ने उसे रोक लिया और गाड़ी रोकने पर पता चला कि उसका दामाद सुरेंद्र कौशिक और गांव का ही विकास केवंट है और दोनों ने उसके साथ मारपीट की और उसकी बाइक और मोबाइल लूट लिया। उसने कहा कि अगर जमीन में उसे हिस्सा नहीं मिला तो वो उसका सब लूट लेगा। दरअसल शिव कुमार का दामाद अपने ससुर से जमीन का बंटवारा मांग रहा था, जिसके चलते उनका विवाद चल रहा था। अशोक कुमार ने मारपीट कर बाइक और मोबाइल लूटने की शिकायत थाने में दी और उसी शिकायत लेकर जांच की गई
और पुलिस सुरेंद्र के गांव पहुंची तब वो शराब के नशे में धुत मिला और पुलिस उसे पकड़कर थाने ले आई और नशा उतरने पर उससे पूछताछ की गई। तब उसने बाइक और मोबाइल लूटना स्वीकार किया और लिहाजा पुलिस ने उसके दोस्त विकास को भी पकड़ लिया और दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। और पुलिस की पूछताछ में आरोपी सुरेंद्र ने बताया कि उसकी पत्नी और उसकी सास भी साथ रहती है, लिहाजा जमीन के बंटवारे को लेकर ससुर से विवाद चल रहा था और इसी विवाद में सास भी उसके साथ है। फिर भी ससुर जमीन की हिस्सेदारी नहीं दे रहा है, इसलिए उसने बाइक और मोबाइल लूटकर हिस्सेदारी देने की धमकी दी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज के